डॉट नेट का सेकेंड सेशन देखने वाले, राइट? टुडे वी आर स्टार्टिंग सेकेंड सेशन ऑफ डॉट नेट, राइट? एंड डॉट नेट का आपका सेकेंड सेशन, राइट? डॉट नेट का सेकेंड सेशन। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, yesterday what we have completed, yesterday we have completed, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डॉट नेट पे काम करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, बेसिक नीड क्या है डॉट नेट पे काम करने के लिए, बेसिक नीड टू वर्क ऑन डॉट नेट, राइट? डॉट नेट पे काम करने के लिए बेसिक नीड टू वर्क ऑन डॉट नेट, राइट ना? डॉट नेट पे काम करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? मैंने आपको बताया था कि डॉट नेट पे अगर आपको काम करना है तो यू हैव टू इंस्टॉल डॉट नेट फ्रेमवर्क, यू हैव टू इंस्टॉल डॉट नेट फ्रेमवर्क इन योर सिस्टम। आपको डॉट नेट फ्रेमवर्क अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करना पड़ेगा, और जब आप डॉट नेट फ्रेमवर्क अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करोगे तो बाय डिफॉल्ट आपको 3 कंपाइलर मिलेंगे, सी शार्प कंपाइलर, राइट, विजुअल बेसिक कंपाइलर और जे शार्प कंपाइलर। 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजों के कंपाइलर आपको मिलेंगे, 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजों के कंपाइलर आपको मिलेंगे। सी शार्प का कंपाइलर मिलेगा आपको, विजुअल बेसिक का कंपाइलर मिलेगा, राइट, वीबी का कंपाइलर मिलेगा, और आपको जे शार्प का कंपाइलर मिलेगा, राइट ना? जे शार्प का कंपाइलर मिलेगा, राइट? प्लस आपको लाइब्रेरीज वगैरह भी मिलेंगी, राइट ना? और प्लस प्रोग्राम को, सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजों को एग्जीक्यूट कराने की जो जिम्मेदारी है वो किसकी है? CLR की है। और इस कंप्लीट इन्वायरमेंट को हम लोग बोलते हैं डॉट नेट फ्रेमवर्क, राइट ना? व्हाट इज डॉट नेट फ्रेमवर्क? डॉट नेट फ्रेमवर्क इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ different लैंग्वेजों के compilers, library and CLR is called as .NET framework. But if you want to work on fast, तो Microsoft provides you an important IDE that is called as Visual Studio, right ना? Microsoft ने आपको एक सॉफ्टवेयर दिया है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दिया है जिसका नाम है विजुअल स्टूडियो। एक्चुअल में इस विजुअल स्टूडियो सॉफ्टवेयर के अंदर एक्चुअल में डिफरेंट टाइप के डॉट नेट फ्रेमवर्क, डिफरेंट टाइप के डॉट नेट फ्रेमवर्क इसमें क्या है, इंस्टॉल्ड होते हैं पहले से ही, राइट ना? तो विजुअल स्टूडियो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक आईडी है, जहां पर जिसका यूज करके हम लोग डॉट नेट पे बहुत जल्दी और इजी तरीके से काम कर सकते हैं, और किसी भी तरीके का एप्लीकेशन डेवलपमेंट हम लोग कर सकते हैं, चाहे वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो, चाहे वेब एप्लीकेशन हो, चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशन हो, हम किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डॉट नेट पे काम करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो डॉट नेट फ्रेमवर्क चाहिए, और अगर आपको जल्दी काम करना है तो आपको ये आईडी इंस्टॉल करना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे जाकर के, और आईडी पे आप काम कर सकते हो विजुअल स्टूडियो, ठीक है? जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि विजुअल स्टूडियो अलग है, विजुअल स्टूडियो कोड अलग है, ठीक है? तो हम लोग फिलहाल डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर सपोर्ट तो 30+ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस करती हैं, पर हम लोग जो लैंग्वेज सीखेंगे, हम लोग कौन सी लैंग्वेज सीखेंगे? सी शार्प डॉट नेट, है ना? हम लोग कौन सी लैंग्वेज सीखेंगे? सी शार्प डॉट नेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे, और सी शार्प डॉट नेट पे काम करने का मतलब हम डॉट नेट पे काम कर रहे हैं, राइट? तो सी शार्प डॉट नेट हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले थोड़ा सा हम लोग ये देख लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ने डॉट नेट फ्रेमवर्क के बहुत सारे वर्जन्स लॉन्च किए, बहुत सारे फ्लेवर, मतलब बहुत सारे वर्जन्स आते हैं, और मुझे ये देखना पड़ेगा कि माइक्रोसॉफ्ट ने डॉट नेट फ्रेमवर्क के किस वर्जन को किस विजुअल स्टूडियो के वर्जन के साथ में अटैच किया। मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने डॉट नेट फ्रेमवर्क के वर्जन बहुत सारे लॉन्च किए और विजुअल स्टूडियो के भी वर्जन बहुत सारे लॉन्च किए। तो हम लोग ये देखना चाहते हैं कि सर डॉट नेट फ्रेमवर्क का कौन सा वर्जन किस विजुअल स्टूडियो के साथ में अटैच किया हुआ मिलेगा, राइट ना? तो आज हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंट वर्जन ऑफ डॉट नेट फ्रेमवर्क, विद along with विजुअल स्टूडियो, राइट ना? क्या देखना चाहते हैं? डिफरेंट वर्जन ऑफ डॉट नेट फ्रेमवर्क, different version of .NET framework along with
along with विजुअल स्टूडियो। मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने डॉटनेट फ्रेमवर्क के कौन कौन से वर्जन लॉन्च किए और किस फ्रेमवर्क को किस विजुअल स्टूडियो के साथ में अटैच किया, ये अपने को जानना जरूरी है। माइक्रोसॉफ्ट ने कौन कौन से फ्रेमवर्क लॉन्च किए और किस फ्रेमवर्क को किस विजुअल स्टूडियो के साथ में अटैच किया, ये हम लोग को देखना पड़ेगा, राइट ना। तो देखो बेटा, पहला वर्जन आया डॉटनेट फ्रेमवर्क का पहला वर्जन आया डॉटनेट फ्रेमवर्क का 1.0, राइट ना। पहला वर्जन आया माइक्रोसॉफ्ट का डॉटनेट फ्रेमवर्क 1.0। इसको माइक्रोसॉफ्ट ने अटैच किया किसके साथ में, VS 2000 के साथ में। मतलब विजुअल स्टूडियो 2000 जब आया तो उसके अंदर जो फ्रेमवर्क था वो कौन सा फ्रेमवर्क था, उसके अंदर फ्रेमवर्क था 1.0, राइट। उसके बाद आया हमारे पास में नेक्स्ट वर्जन आया हमारे पास में डॉटनेट फ्रेमवर्क का। उसके बाद हमारे पास में नेक्स्ट वर्जन आया डॉटनेट फ्रेमवर्क का 2.0, राइट ना। 2.0 इसको अटैच किया माइक्रोसॉफ्ट ने 2003 के साथ में, 2003 के साथ में। इसके बाद आया माइक्रोसॉफ्ट का डॉटनेट फ्रेमवर्क 3.0। 3.0 के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने कोई अलग से कोई विजुअल स्टूडियो नहीं बनाया, नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद आया माइक्रोसॉफ्ट का वर्जन 3.5 विजुअल स्टूडियो की माइक्रोसॉफ्ट ने जो विजुअल स्टूडियो लॉन्च किया वो 2005 लॉन्च किया, राइट ना। उसके बाद हमारे पास में आया डॉटनेट फ्रेमवर्क 4.0। 4.0 के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने एक नया आईडी लॉन्च किया 2010। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट का आया वर्जन 4.5। 4.5 के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने 2012 लॉन्च किया, राइट ना। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया 4.6। 4.6 को माइक्रोसॉफ्ट ने 2013 में लॉन्च किया, मतलब विजुअल स्टूडियो 2013, राइट ना। इसके बाद आया 4.6.1। इसको माइक्रोसॉफ्ट ने अटैच किया 2015 के साथ में, राइट ना। इसके बाद आया माइक्रोसॉफ्ट का 4.6.2। इसको माइक्रोसॉफ्ट ने अटैच किया VS 2017 के साथ में, राइट ना। इसके बाद 4.7 जो कि 4.7 या 4.7.2 7.1 2019 में है, और 4.8 डॉटनेट फ्रेमवर्क जो इस समय चल रहा है 2022। यानी कि अगर हम बात करें कि इस समय लेटेस्ट विजुअल स्टूडियो कौन सा है, तो लेटेस्ट विजुअल स्टूडियो है कौन सा, विजुअल स्टूडियो 2022। और इसके अंदर जो आपको फ्रेमवर्क मिलेगा 4.8, राइट ना। और खास बात क्या है पता आपको, ये पुराने वाले फ्रेमवर्क भी आपको सारे मिलेंगे, ठीक है। जैसे मैं यूज कर रहा हूँ विजुअल स्टूडियो 2019, तो 19 में मुझे 4.7 तो मिलेगा, साथ में पुराने वाले वर्जन भी हमको दिखाई देंगे। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। मेरे सिस्टम पर जो विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल है वो 2019 इंस्टॉल है, राइट। 2019 को अगर मैं खोल के देखता हूँ तो देखो मेरे पास इसमें कौन सा फ्रेमवर्क है। मैं एक छोटा सा प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ, राइट, क्रिएट अ प्रोजेक्ट। और जैसे मैं एक छोटा सा प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ और यहाँ से जब मैं जाता हूँ तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा शायद आपको, ये देख रहे हैं 4.7.2। देखो पुराने वाले सारे वर्जन भी हैं, आप लोग शायद देख सकते हैं। मतलब हम लोग यूज कर रहे हैं विजुअल स्टूडियो 2019, तो 19 में हमको 4.7.2 भी मिला हुआ है, 4.7.1 भी मिला हुआ है, 4.7 भी मिला हुआ है, 4.6, 4.6, 4.5, 4.5, 4.5.1, 4.5, 4, 3.0, 3.5, 3.0 एंड 2.0। देख लो पुराने वाले फ्रेमवर्क के भी सारे वर्जन हमको मिले हुए हैं। इसका मतलब ये है ना कि जैसे कोई एप्लीकेशन 2005 में बना हुआ है, मान लो
या कोई एप्लीकेशन मान लो पुराने फ्रेमवर्क पे बना हुआ है और उसको हमको नए एप्लीकेशन नए विजुअल स्टूडियो में चलाना है, तो अपने को पुराना फ्रेमवर्क चाहिए होगा ना, तो पुराना फ्रेमवर्क कहाँ से लाएंगे? तो माइक्रोसॉफ्ट जो है ना पहले से ही मतलब विजुअल स्टूडियो में पुराने वाले फ्रेमवर्क भी आपको एक साथ देता है कि जैसे कि पुराना कोई एप्लीकेशन अगर अपने को नए विजुअल स्टूडियो में चलाना है तो वो भी मैं अपन जो है आसानी से चला सकते हैं। क्लियर पॉइंट? यस एवरीबडी? यस ऑल ऑफ यू? यस सर। ग्रेट। यस सर। तो ये है डिफरेंट वर्जन ऑफ डॉटनेट फ्रेमवर्क अलोंग विद विजुअल स्टूडियो। जैसा कि आपने देखा, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, राइट। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। तो जैसा कि हमने बताया कि डॉटनेट फ्रेमवर्क को कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सपोर्ट करती हैं। डॉटनेट फ्रेमवर्क को कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं सपोर्ट करती हैं, और हम लोग जो लैंग्वेज पढ़ेंगे, डॉटनेट फ्रेमवर्क को कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट करती हैं, लाइक सी शार्प, लाइक विजुअल बेसिक, लाइक जे शार्प, लाइक कोबोल, है ना। वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर सपोर्टिंग डॉटनेट फ्रेमवर्क। बट हम लोग को जो लैंग्वेज पढ़नी है वो कौन सी लैंग्वेज पढ़नी है? सी शार्प डॉटनेट पढ़नी है। हम लोग को कौन सी लैंग्वेज पढ़नी है? सी शार्प डॉटनेट पढ़नी है। प्लीज आप लोग टाइम से अगर आ जाओगे तो आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा, अगर आप टाइम से नहीं आओगे तो आपको नहीं समझ में आएगा लेक्चर। तो डॉटनेट पे काम करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है डॉटनेट फ्रेमवर्क। जल्दी काम करना है तो माइक्रोसॉफ्ट का विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करना पड़ेगा। और हमने ये देखा कि माइक्रोसॉफ्ट ने डॉटनेट फ्रेमवर्क के भी बहुत सारे वर्जन्स लॉन्च किए और माइक्रोसॉफ्ट ने विजुअल स्टूडियो के भी बहुत सारे वर्जन्स लॉन्च किए। हमको ये देखना है कि माइक्रोसॉफ्ट ने किस फ्रेमवर्क को किस विजुअल स्टूडियो के साथ में अटैच किया। तो ये देखिए मैंने आपको दिखाया, तो ये सारे फ्रेमवर्क हैं अलोंग विद विजुअल स्टूडियो। तो जिस 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 विजुअल स्टूडियो पे आप काम करोगे ना, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप किस फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हो। जैसे आपने बोला कि सर मैं 19 पे काम कर रहा हूँ, तो 19 विजुअल स्टूडियो 19 पे अगर आप काम कर रहे हो, मतलब यू आर यूजिंग विजुअल स्टूडियो 2019, तो ऑब्वियस है आप जो फ्रेमवर्क यूज करोगे 4.7 या 4.7.2, वो फ्रेमवर्क आपको इंटरव्यू को डेफिनेटली बताना पड़ेगा। वो पूछेगा कि आपने कौन सा आईडी यूज किया है, तो आईडी का मतलब वो जानना चाहता है कि आपने किस विजुअल स्टूडियो पे काम किया है, उसका वर्जन कौन सा है। और अगर वो भी पूछ सकता है कि भाई आपने कौन सा फ्रेमवर्क यूज किया है, तो फ्रेमवर्क के बारे में आपको बताना पड़ेगा कि भाई हमने 4.7 या 4.6 या 4.8 कौन सा फ्रेमवर्क अपन ने यूज किया है, ठीक है ना। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि डॉटनेट फ्रेमवर्क को बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट करती है। तो हम लोग जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे, वो हम लोग कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे? हम लोग डॉटनेट फ्रेमवर्क के अंदर जो सबसे कंफर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो कौन सी है? सी शार्प डॉट नेट। कौन सी लैंग्वेज है? सी शार्प डॉट नेट। सी शार्प डॉट नेट सर किसकी तरह है, किससे मिलती जुलती है, या इसका बैकग्राउंड क्या है? मतलब सी शार्प डॉट नेट पढ़ने के लिए सर मेरा बैकग्राउंड क्या होना चाहिए? तो मैंने आपको जैसे कि बताया ना कि आपको किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, लाइक सी हो या फिर सी हो या फिर सी प्लस प्लस हो या फिर जावा हो। ये बैकग्राउंड आपका होना चाहिए। मतलब इफ यू वांट टू लर्न सी शार्प डॉट नेट देन यू हैव टू क्लियर द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सी एंड सी प्लस प्लस या जावा। कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो इजीली आप जो है ना डॉट नेट पे काम कर सकते हो, और सी शार्प डॉट नेट आप इजीली सीख सकते हो। मतलब इफ यू हैव बेसिक कंसेप्ट ऑफ सी और सी प्लस प्लस या फिर जावा। क्लियर पॉइंट? यस 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 एवरीबडी। यस सर। तो यस जैसा कि हम लोग सर। जानते हैं कि सी शार्प डॉट नेट है ना, सी शार्प डॉट नेट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। C sharp .NET is a programming language, और इट्स अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे कि हम लोग ने आप लोगों ने जावा में या सी प्लस प्लस में जहाँ कहीं भी पढ़ा हो, तो आप लोग बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का तो आपको नॉलेज होगा। ये सारे PDF भी है इसमें, ठीक है। अब देखो मैंने आपको इसमें बताया भी है कि whenever we install .NET framework, Microsoft provides us 3 compilers by default, है ना, C Sharp, Visual Basic and J Sharp. But .NET support more than 30 plus programming language. But C Sharp .NET is most compatible programming language of .NET framework. और इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा काम C Sharp .NET पे होता है, राइट ना। तो everybody is getting my screen properly? Yes everybody? Great. तो C Sharp .NET जो है it's a programming language. C Sharp .NET is a programming language. C Sharp .NET is a programming language and most compatible language of .NET framework. मतलब .NET framework की सबसे फेवरेट लैंग्वेज है कौन सी? C Sharp .NET। वो .NET framework की सबसे ज़्यादा फेवरेट लैंग्वेज है, और .NET framework के जो बनाए हुए प्रोटोकॉल्स है ना उनको सबसे ज़्यादा फॉलो करती है कौन सी लैंग्वेज? C Sharp।
तो C#.NET is very similar to Java, C++ and C. You can say that right now. C#.NET is a high level programming language. कैसी लैंग्वेज है ये? हाई लेवल. हाई लेवल का मतलब आप लोग जानते हो बेटा? What is the meaning of high level? Yes, yes, all of you guys. Yes, all of you. What is the meaning of high level? Anybody? मुझे मुझे आप प्लीज एक बार कंफर्मेशन दीजिए, आपको हाई लेवल का मतलब पता है कि नहीं पता है? यस, नोबडी नोस. यस, हाई लेवल होती है जो मतलब अपनी लेवल है बेटा. हाई लेवल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाई लेवल? देखो हाई लेवल क्या होता है एग्जैक्टली. हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कहते हैं कि जिसके कोड को हम आसानी से समझ के लिख सकते हैं. एक ऐसा कोड जो जिसके कोड को हम आसानी से अंडरस्टैंड करके, आसानी से समझ करके लिख सकते हैं. दैट्स द मीनिंग ऑफ हाई लेवल. सी, सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प, ये सभी, और पाइथन, ये सभी लैंग्वेजेस कैसी हैं? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. हाई लेवल का मतलब ये होता है कि हम उसके कोड को आसानी से समझ के उस पे कोड कर सकते हैं. दैट्स द मीनिंग ऑफ हाई लेवल, राइट. अच्छा, C#.NET is also case sensitive. C#.NET is also case sensitive प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. केस सेंसिटिव का मतलब जानते हैं ना आप लोग? केस सेंसिटिव का मतलब जो चीजें हमको लोअर केस में लिखनी है उनको हम लोअर केस में लिखेंगे, जो चीजें अपर केस में लिखनी है वो अपर केस में लिखेंगे. मतलब हम अपनी तरफ से उसका केस ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं, राइट ना. मतलब जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प, ये सभी लैंग्वेजेस कैसी हैं? केस सेंसिटिव है. C#.NET भी तुम्हारी कैसी लैंग्वेज है? C#.NEट भी आपकी केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. केस सेंसिटिव का मतलब जिसमें आप लोग, जैसे फॉर एग्जांपल केस सेंसिटिव मतलब समझते हो ना आप लोग? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ केस सेंसिटिव? यस, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ केस सेंसिटिव? यू नो वेरी वेल ऑल ऑफ यू. Yes, sir. केस सेंसिटिव यू नो. ग्रेट. सभी को पता है? किसी को ऐसा तो नहीं कोई पता नहीं, जिसको नहीं पता वो मुझसे पूछ सकता है, मैं बता दूंगा उसको. केस सेंसिटिव क्लियर पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. ग्रेट. तो C#.NET इज ऑल्सो स्टैटिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. मतलब C#.NET जो है वो स्टैटिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. स्टैटिकली टाइप्ड का मतलब होता है बेटा ये कि C# में जब हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं ना, तो प्रोग्राम बनाते वक्त जैसे हम लोग कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं या फिर हम लोग कोई फंक्शन बनाते हैं, तो वेरिएबल बनाते वक्त, वेरिएबल डिक्लेयर करते वक्त हम लोग डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं ना उसका. तो सी, सी प्लस प्लस, जावा और C#, ये सभी लैंग्वेज कैसी हैं? स्टैटिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. मतलब कहने का मतलब है कि प्रोग्राम बनाते वक्त हमको डेटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ता है. बिना डेटा टाइप के हम C# में या फिर सी, सी प्लस प्लस, जावा में कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं बिना डेटा टाइप के, राइट ना. इसीलिए इसको हम लोग स्ट्रांगली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं. दोनों का मतलब सेम है, स्ट्रांगली टाइप्ड और स्टैटिकली टाइप्ड. C# जो है वो स्टैटिकली टाइप्ड है और स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज है, जिसमें हमको कभी भी हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वेरिएबल को डिक्लेयर करते वक्त हमको डेटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ता है. जैसे जैसे हम लोग सी की बात करें तो कोई भी वेरिएबल अगर अपने को डिक्लेयर करना है तो उसका डेटा टाइप हमको डिक्लेयर करना पड़ेगा. बिना डेटा टाइप के हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते. जब इसीलिए उस लैंग्वेज को कहते हैं क्या? स्टैटिकली टाइप्ड. इस लैंग्वेज को क्या कहते हैं? स्टैटिकली टाइप्ड या फिर स्ट्रांगली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. स्ट्रांगली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जबकि पाइथन, जैसे पाइथन है, पाइथन में क्या होता है कि पाइथन में जब हम लोग क्या करते हैं, पाइथन में डायरेक्टली हमने लिख दिया x=10, तो पाइथन में वेरिएबल को डिक्लेयर करते वक्त हमको डेटा टाइप यूज नहीं करना होता है, और हम डेटा टाइप नहीं यूज करते क्योंकि ये बेस्ड ऑन वैल्यू के आधार पर रन टाइम इस x का डेटा टाइप डिसाइड होता है, डिक्लेयर होता है. और इसीलिए हम लोग पाइथन को बोलते हैं क्या? डायनामिकली टाइप्ड. पाइथन को हम लोग क्या बोलते हैं? डायनामिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. और सी, सी प्लस प्लस, जावा, C#, ये सब लैंग्वेज कैसी हैं? स्टैटिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या फिर स्ट्रांगली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. जबकि पाइथन तुम्हारी डायनामिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और या यू कैन से दैट लूजली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. लूजली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट. क्लियर है पॉइंट? उसके बाद बात करते हैं C#.NET इज ए कंपाइलेटिव और इंटरप्रेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. मतलब C# के प्रोग्राम को हम लोग कंपाइल भी करेंगे और C# के प्रोग्राम को हम लोग
एग्जीक्यूट भी करेंगे, इंटरप्रेट भी करेंगे, राइट ना। CLR इसको इंटरप्रेट करता है, राइट ना। सी शार्प के कंपाइलर का नाम क्या है? सी शार्प कंपाइलर नेम इज CSC। सी शार्प के कंपाइलर का नाम क्या है? CSC। अच्छा, सी के प्रोग्राम को हम लोग सेव करेंगे किससे? द एक्सटेंशन ऑफ सी शार्प प्रोग्राम इज .cs। मतलब सी शार्प के जो प्रोग्राम को सेव करेंगे उसको .cs एक्सटेंशन से सेव करते हैं। जैसे जावा के प्रोग्राम को सेव करते हैं .java से, PHP के प्रोग्राम को सेव करते हैं .php से, राइट ना। वैसे हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कुछ ना कुछ एक्सटेंशन होता है। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कुछ ना कुछ एक्सटेंशन होता है और उसको उसी एक्सटेंशन में जब सेव करेंगे तभी उसको कंपाइलर एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो कंपाइलर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। जैसे C#.NET जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। C#.NET कैसी लैंग्वेज है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आपको ये बात पता है कि नहीं पता है कि जितने भी फाइल हम लोग जितने भी फाइल वगैरह हम लोग सेव करते हैं उनका हर एक फाइल का अपना एक एक्सटेंशन होता है, नहीं तो उसको कंपाइलर या इंटरप्रेटर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आपको पता है कि विंडोज का एक्सटेंशन क्या है? विंडोज का एक्सटेंशन क्या है, कोई बता सकता है मुझे विंडोज का? जैसे जैसे फॉर एग्जांपल नोटपैड की जो फाइल होती है ना, नोटपैड की जो फाइल आप सेव करते हो उसका एक्सटेंशन क्या होता है? .txt। नोटपैड पे जब आप कोई फाइल सेव करते हो तो उसका जो एक्सटेंशन होता है वो txt होता है, राइट। ओके। वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन होता है .docx, राइट। इमेज की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? इमेज की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? jpg, यस और नो, या फिर png, Yes. .jpg होता है या फिर .png होता है, यस और नो, यस और नो। Yes, sir. ऑडियो की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? ऑडियो की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? MP3. .mp3, राइट ना। और Sir, वीडियो, MP3. हाँ हाँ MP3, राइट। और Sir, वीडियो, video का MP4. वीडियो का होता है MP4, 4. है ना। वीडियो का MP4 होता है, ओके। और एक्सेल की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सेल की जो फाइल होती है इसका एक्सटेंशन क्या होता है? .xls, राइट। एंड Yes. आपको आपको पता है कि जो ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है बेटा, ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम भी, जो ये आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, जब आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो इंटरनेट से तो जो फाइल डाउनलोड होती है उस फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? exe यस, विंडोज ओनली अंडरस्टैंड विंडोज Yes, ऑपरेटिंग sir. सिस्टम, EXE. विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ओनली अंडरस्टैंड exe फाइल। अगर इस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर आप कोई सॉफ्टवेयर देते हो और अगर उसका एक्सटेंशन exe नहीं है तो वो उसको इंस्टॉल करने नहीं देगा, क्योंकि विंडोज ओनली अंडरस्टैंड .txt फाइल फॉर्मेट। अब जैसे आपका एंड्रॉइड की बात करें, एंड्रॉइड ओएस कौन सा फाइल फॉर्मेट समझता है? जब जो प्ले स्टोर से जब आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो इस फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? apk यस, .apk। यानी कि एंड्रॉइड में जो फाइल आप डाउनलोड करते हो इंटरनेट से उसका एक्सटेंशन क्या होता है? apk। iOS की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? iOS एप्पल पे मोबाइल पे जब आप कोई फाइल डाउनलोड करते हो उसका एक्सटेंशन क्या होता है? यस एनीबॉडी? .ipa, यस Yes, sir. .IPA. IP होता ना। Yes, sir. IPA. तो कहने का मतलब है कि हर एक फाइल का अपना एक एक्सटेंशन होता है, उसको हम या कह सकते हो कि जैसे विंडोज भी है या लिनक्स है या फिर यूनिक्स है या फिर एंड्रॉइड है या फिर मैक ओएस है, तो हर एक एक्चुअल में हर एक कंपाइलर को, जैसे जावा में आप प्रोग्राम सेव करते हो तो जावा में प्रोग्राम आपने अगर जावा का जो एक्सटेंशन होता है, जावा का एक्सटेंशन क्या होता है? .जावा। Java. अब जावा के प्रोग्राम को अगर हम नोटपैड एक्सटेंशन पे सेव करेंगे तो क्या जावा का कंपाइलर इसको एक्सेप्ट करेगा, इस फाइल फॉर्मेट को? No, sir. उसी प्रकार जैसे सी शार्प का प्रोग्राम आपने बनाया है, सी शार्प का प्रोग्राम बनाया है तो सी शार्प का प्रोग्राम सेव करेंगे किससे? .cs एक्सटेंशन के। सी शार्प का जो प्रोग्राम सेव करेंगे उसका जो एक्सटेंशन होगा क्या होगा? .cs। अब जो सी शार्प का जो कंपाइलर है, सी शार्प के कंपाइलर का नाम क्या है? CSC। यानी कि सी शार्प का कंपाइलर क्या बोलेगा कि मुझे वो फाइल दो जिसका एक्सटेंशन क्या हो?
CSO। अब सी शार्प के कंपाइलर को अगर हम डॉट जावा वाली फाइल देंगे तो क्या ये उस फाइल को कंपाइल करेगा? नो सर। नो सर। सेम उसी प्रकार अगर आप एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम को, एंड्रॉइड मोबाइल को अगर आप iOS की फाइल दोगे तो क्या वो इंस्टॉल करेगा? नो सर। नहीं इंस्टॉल करेगा। समझ में आई बात पूरी पिक्चर कि क्या Yes, एग्जैक्टली sir. चल रहा है? तो कहने का मतलब ये है कि नोटपैड का एक्सटेंशन .txt, वर्ड का, इमेज का, ऑडियो वीडियो, ये सारे एक्सटेंशन, HTML का पता होगा आपको .html, राइट ना, PHP का .php। तो हर एक फाइल का अपना एक एक्सटेंशन होता है, तभी उसको कंपाइलर अंडरस्टैंड करेगा, नहीं तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्लियर पॉइंट? ग्रेट। तो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। तो इन पॉइंट्स में किसी को कोई प्रॉब्लम है? इन पॉइंट्स में किसी को कोई प्रॉब्लम है? एनीबॉडी? नो सर। किसी को कोई डाउट? आगे बढ़े फिर हम लोग। ग्रेट। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं क्या? प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर ऑफ सी शार्प। प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर ऑफ सी शार्प डॉट नेट। प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर ऑफ सी शार्प डॉट नेट। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, मैं तीनों से रिलेट करता हूं। सी और सी प्लस प्लस का प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर क्या है? सी और सी प्लस प्लस का जो प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले हम लोग क्या लगाते थे, याद होगा आपको? सबसे पहले हम लोग लगाते हैं हेडर फाइल्स, राइट? सबसे पहले हम लोग क्या लगाते हैं? हेडर फाइल्स। उसके बाद एंट्री पॉइंट, उसके बाद ब्लॉक्स, और उसके बाद स्टेटमेंट्स। ये प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर होता है किसका? सी और सी प्लस प्लस का। सी और सी प्लस प्लस का जो प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का है। सबसे पहले हेडर फाइल्स, उसके बाद एंट्री पॉइंट, उसके बाद ब्लॉक्स, और उसके बाद स्टेटमेंट्स। ब्लॉक्स किसको कहते हैं पता है ना आपको? स्टार्टिंग करली ब्रेसेस, Yes, sir. एंडिंग करली ब्रेसेस इज कॉल्ड एज ब्लॉक। और उसके अंदर जो कोड लिखेंगे दैट कोड इज नथिंग बट अ स्टेटमेंट। एंट्री पॉइंट का मतलब है कि हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाइट मेन, राइट? और यहाँ पर जो स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं दैट इज कॉल्ड एज स्टेटमेंट, राइट? हेडर फाइल्स, कोई भी हेडर फाइल लगाने के लिए हमको किसकी हेल्प लेनी पड़ती है? हैश इंक्लूड की मदद से आप कोई भी हेडर फाइल अपने प्रोग्राम में अटैच कर सकते हो, लाइक दिस, राइट? तो ये प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है किसका? सी और सी प्लस प्लस का, यू कैन से दैट, राइट ना? अगर हम बात करें जावा का प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर क्या है? जावा का प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है बेटा कि जिसको हम लोग सी और सी प्लस प्लस में हेडर फाइल्स बोल रहे हैं बेटा, उसी को जावा में हम लोग क्या कहने लगे? क्या? पैकेजेस। जिसको हम लोग सी प्लस प्लस में हम लोग कहते थे क्या? हेडर फाइल्स। जावा में उसको हम लोग क्या कहने लगे? अपग्रेड करके क्या कहने लगे? पैकेजेस कहने लगे। उसके बाद जावा में सारे प्रोग्राम किसके अंदर होते हैं? क्लास के अंदर। उसके बाद ब्लॉक्स, और उसके बाद स्टेटमेंट्स। ये प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर होता है किसका? जावा का। ये प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर किसका होता है? जावा का। ओके, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि सर हेडर फाइल्स के अंदर क्या होता है। देखो, हेडर फाइल्स के अंदर क्या होता है, जो हेडर फाइल्स आप देखते हो ना, इस हेडर फाइल्स के अंदर क्या चीजें पड़ी होती हैं? देखो, हेडर फाइल्स के अंदर होते हैं प्री डिफाइंड फंक्शंस। हेडर फाइल्स के अंदर क्या होते हैं? हेडर फाइल्स के अंदर होते हैं प्री डिफाइंड। जैसे मान लो ये कोई हेडर फाइल है, और इस हेडर फाइल्स के अंदर बहुत सारे क्या होंगे? प्री डिफाइंड फंक्शंस और ग्लोबल वेरिएबल्स। जितनी भी हेडर फाइल्स हैं उन हेडर फाइल्स के अंदर क्या होंगे? प्री डिफाइंड फंक्शंस एंड ग्लोबल वेरिएबल्स, राइट? प्री डिफाइंड फंक्शंस और ग्लोबल वेरिएबल्स। अब जावा वालों ने इसको हेडर फाइल से अपग्रेड करके इसका नाम पैकेजेस कैसे कर दिया पता है आपको? जावा वालों ने क्या किया कि रिलेटेड फंक्शनों को पर्टिकुलर क्लास के अंदर बंद किया, पर्टिकुलर फंक्शंस को पर्टिकुलर क्लास में क्या किया? रैप किया, और इसका नाम अपग्रेड करके क्या कर दिया? इस हेडर फाइल का नाम अपग्रेड करके कर दिया क्या? पैकेजेस, राइट ना? तो पैकेजेस के अंदर क्या होता है पता है आपको? पैकेजेस के अंदर होती हैं सेट ऑफ क्लासेस। पैकेजेस के अंदर क्या होती हैं? पैकेजेस के अंदर होती है क्या? सेट ऑफ क्लासेस। और क्लासेस के अंदर क्या होते हैं? सेट ऑफ फंक्शंस या फिर सेट ऑफ मेथड्स। क्लासेस के अंदर क्या होता है? सेट ऑफ फंक्शंस या फिर मेथड्स। फंक्शन और मेथड बात एक ही है, राइट? तो
पैकेज के अंदर क्या हुआ, पैकेज के अंदर होते हैं सर सेट ऑफ क्लासेस, और क्लासेस के अंदर होते हैं सेट ऑफ फंक्शंस, या फिर हम उनको कह सकते हैं क्या, मेथड्स। फंक्शन और मेथड बात एक ही है, ठीक है। तो जावा में कोई भी पैकेज अगर लगाते हैं तो किसकी मदद से लगाते हैं, इंपोर्ट कीवर्ड की मदद से लगाते हैं। बिना इंपोर्ट कीवर्ड की मदद से हम कोई पैकेज अटैच नहीं कर सकते हैं। अब सी शार्प ने क्या किया पता आपको, सी शार्प ने भी क्या किया कि इसी पैकेज का नाम अपग्रेड करके क्या कर दिया, इसी पैकेज का नाम अपग्रेड करके कर दिया नेम स्पेस। क्या कर दिया, नेम स्पेस। सी शार्प ने कुछ नहीं किया है, इसी पैकेज का नाम मॉडिफाई करके क्या कर दिया, नेम स्पेस कर दिया। सर नेम स्पेस के अंदर क्या होता है, जो चीजें पैकेज के अंदर होती है वही नेम स्पेस के अंदर होता है। सेट ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेसेस, सेट ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेसेस, राइट। यहाँ पर भी हमारा काम कहाँ स्टार्ट होगा, क्लास के ब्लॉक्स, क्लास ब्लॉक्स और स्टेटमेंट्स। ये प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है हमारा किसका, सी शार्प का। ये प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है किसका, सी शार्प का। तो जैसे यहाँ पर कोई भी पैकेज लगाने के लिए हम लोग इंपोर्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, वैसे सी शार्प में कोई भी नेम स्पेस लगाना होगा तो यूजिंग कीवर्ड का इस्तेमाल होगा। यूजिंग कीवर्ड, जैसे इंपोर्ट कीवर्ड था जावा में, वैसे सी शार्प में यूजिंग कीवर्ड है। यूजिंग कीवर्ड की मदद से हम कोई भी प्री डिफाइंड नेम स्पेसेस अपने प्रोग्राम में अटैच कर सकते हैं। जैसे जावा में हम लोग कोई भी पैकेज लगाना होता है तो इंपोर्ट कीवर्ड की मदद से हम कोई भी पैकेज, जितने भी प्री डिफाइंड पैकेजेस हैं उनको अटैच कर सकते हैं। सेम उसी प्रकार इस यूजिंग कीवर्ड की मदद से हम अपने प्रोग्राम में कोई भी प्री डिफाइंड नेम स्पेस अटैच कर सकते हैं। सर नेम स्पेस क्यों लगाएंगे, अरे भाई नेम स्पेस के अंदर बहुत सारी प्री डिफाइंड क्लासेस रखी हुई हैं, उन क्लासेस को हम अपने प्रोग्राम में सर यूज करना चाहते हैं, इसलिए हमको एप्रोप्रिएट नेम स्पेस लगाना पड़ेगा। नेम स्पेस के अंदर क्या होंगे, सेट ऑफ क्लासेस और इंटरफेसेस, यस और नो। नेम स्पेस के अंदर क्या होगा, नेम स्पेस के अंदर क्या होगा, नेम स्पेस के अंदर क्या होगा, सेट ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेसेस, सेट ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेसेस, है ना। तो नेम, जितने भी प्री डिफाइंड नेम स्पेसेस हैं उन सभी के अंदर प्री डिफाइंड क्लासेस होंगी और इंटरफेसेस होंगे। तो ऑब्वियस है जब हम अपने प्रोग्राम में कोई नेम स्पेस अटैच कर रहे हैं तो इसका मतलब उस नेम स्पेस के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं उन सभी क्लासेस को हम अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, राइट। जिस प्रकार हम लोग C++ में कोई भी हेडर फाइल क्यों लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं कि सर इस हेडर फाइल के अंदर जो भी प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं उनको हम अपने प्रोग्राम में क्या कर सकें, यूज कर सकें। जावा में भी यही सेम पैटर्न है कि सर हम पैकेज क्यों लगाते हैं, क्योंकि सर उस पैकेज में जो भी क्लासेस हैं उनको हम अपने प्रोग्राम में यूज कर सकें। उसी प्रकार नेम स्पेस के अंदर जो भी क्लासेस हैं, जो भी इंटरफेसेस हैं सर, उनको हम लोग अपनी प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकें। तो ये प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है किसका, हमारे C#.NET का। इज दैट क्लियर पॉइंट, यस एवरीबॉडी, Yes. ग्रेट। तो जैसा कि हम लोग ने देखा कि C# का जो प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले हम लोग क्या लगाते हैं, नेम स्पेस, राइट, नेम स्पेस, नेम स्पेस, क्लास, ब्लॉक्स, स्टेटमेंट्स। ये प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है किसका, C# का। एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं हम लोग, राइट ना। फॉर एग्जांपल जैसे जैसे कोई भी नेम स्पेस, जैसे फॉर एग्जांपल एक नेम स्पेस है उसका नाम है सिस्टम, एक नेम स्पेस है उसका नाम है सिस्टम। अब ये प्री डिफाइंड नेम स्पेस है, राइट। अब इसको लगाना होगा तो हमको किसकी मदद करनी होगी, किसकी मदद से लगाएंगे, यूजिंग कीवर्ड की मदद से लगाएंगे। यूजिंग कीवर्ड की मदद से हम कोई भी नेम स्पेस अपने प्रोग्राम में अटैच कर सकते हैं। क्यों अटैच करेंगे, क्योंकि सर इस नेम स्पेस के अंदर जितनी भी प्री डिफाइंड क्लासेस हैं उनको हम अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, राइट। क्लास टेस्ट, सेम जैसे जावा में हम लोग करते थे, राइट। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, राइट। जैसे जावा में हम लोग करते थे ना, सेम डिटो यही, राइट ना, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। और जैसे जावा में हम लोग लिखते थे ना स्ट्रिंग टाइप का एरे, जैसे यहाँ भी पास कर सकते हैं स्ट्रिंग टाइप का एरे। अब जैसे जावा में हम लोग यूज करते थे क्या, system.out.println, वैसे यहाँ पर बेटा हम लोग यूज करेंगे कंसोल क्लास। क्या यूज करेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पर एक छोटा सा मैसेज प्रिंट करेंगे ना। तो ये C# का फर्स्ट प्रोग्राम है। ये C# का क्या है, ये C# का फर्स्ट प्रोग्राम, राइट। C# का फर्स्ट प्रोग्राम है, राइट। तो C# का फर्स्ट प्रोग्राम, सबसे पहले हम लोग नेम स्पेस लगाएंगे,
उसके बाद हम लोग अपने प्रोग्राम की स्टार्टिंग क्लास से ही करेंगे। हमारा प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वो कहाँ चालू होता है, मेन फंक्शन से चालू होता है, राइट। और सी शार्प में प्रिंट कराने के लिए हम लोग कंसोल डॉट राइट लाइन यूज करेंगे, राइट ना। क्या यूज करेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन। कंसोल 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 इज अ क्लास, कंसोल इज अ क्लास, कंसोल डॉट राइट लाइन, राइट, कंसोल डॉट राइट लाइन रन। तो सपोज दैट कंसोल एक्चुअल में क्लास है, कंसोल क्या है, क्लास है, और राइट लाइन उसकी मेथड है। किस क्लास की मेथड है, कंसोल क्लास की मेथड है। और सर ये जो हमने नेम स्पेस लगाया है सिस्टम, इसका क्या मतलब है, इसका कोई रोल है क्या, हाँ रोल है ना। ये जो कंसोल क्लास है ना, ये कंसोल क्लास इसी सिस्टम नेम स्पेस के अंदर डिफाइन है। अगर मैं ये सिस्टम नहीं लगाऊंगा तो ये कंसोल काम करना बंद कर देगा। क्लियर पॉइंट कि नहीं क्लियर है, यस एवरीबॉडी। तो कंसोल क्लास जैसे हम लोग जावा में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यूज करते थे आउटपुट मैसेजेस प्रिंट कराने के लिए, वैसे ही सी शार्प में हम लोग कंसोल क्लास का इस्तेमाल करते हैं आउटपुट मैसेजेस प्रिंट कराने के लिए और इनपुट लेने के लिए भी करते हैं हम लोग। फिलहाल कंसोल क्लास की एक मेथड है जिसका नाम है राइट लाइन, और राइट लाइन के थ्रू जैसे वहां पर प्रिंट एलन और प्रिंट यूज करते थे, वैसे यहाँ पर राइट और राइट लाइन यूज करते हैं आउटपुट मैसेजेस को प्रिंट कराने के लिए, राइट ना। और ये कंसोल क्लास किस नेम स्पेस के अंदर डिफाइन है, सिस्टम नेम स्पेस के अंदर डिफाइन है। अगर मैं ये सिस्टम हटा दूंगा तो ये कंसोल काम करना बंद कर देगा। इज दैट क्लियर पॉइंट, यस एवरीबॉडी। Yes, sir. ग्रेट। तो चलो एक काम Sir, करते हैं, हाँ बेटा बोलो, टेल मी। sir, console dot read line किस लिए यूज होता है? बेटा इनपुट लेने के लिए। Okay, sir. ठीक, अभी देखेंगे हम लोग बेटा आगे, है ना। फिलहाल मुझे कोई ये बता सकता है, इतने लोग हैं बैच में, मुझे कोई ये बता सकता है कि कंसोल डॉट राइट लाइन, मैंने आपको बता दिया कि ये कंसोल क्या है, मैंने आपको बता दिया कि Sir, कंसोल class. क्या है, क्लास है। एग्रीड, एग्रीड। और मैंने तुमको ये भी बता दिया कि ये जो राइट लाइन है वो इस कंसोल क्लास की क्या है, मेथड है, Method. बराबर है। कोई मुझे बता Yes, सकता sir. है कि ये कैसी मेथड है, जिसने जावा पढ़ रखी हो, जिसने जावा पढ़ी हो वही इसका आंसर दे सकता है। सर मेथड मेथड को कॉल किया प्रिंट कराने के लिए जो स्टैटिक के अंदर है। नहीं नहीं, प्री डिफाइंड मेथड तो है बेटा, पर जब किसी भी क्लास की मेथड को हम लोग कैसे कॉल करते हैं, ऑब्जेक्ट बना के कॉल करते हैं ना बेटा हम लोग तो। यस सर। पर हमने तो ऑब्जेक्ट नहीं बनाया कंसोल क्लास का, हमने तो कंसोल क्लास की राइट लाइन मेथड को डायरेक्टली कॉल कर लिया। हाउ इट इज पॉसिबल। सर हम सिस्टम भी तो यूज कर रहे हैं ना, सिस्टम का ही तो नहीं, उसके पीछे सिस्टम पहले डिफाइन कर दिए। नहीं, कोई जो जावा जावा बैकग्राउंड से कौन है, जावा बैकग्राउंड से कोई है इसमें, जावा बैकग्राउंड से कोई है इसमें, यस। किसी को जावा आती है बेसिक, जस्ट मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आपको आता है तो उसमें मैं आपको कोई पनिशमेंट नहीं देने वाला हूँ भाई। आप लोग अगर कुछ अगर जानते हो तो मैं आपको फिर कंसेप्ट अच्छा बताऊँ, फिर मैं आपको अच्छा लगेगा पढ़ के। यस यस, नोबडी नोस, यस। देखो ये जो कंसोल डॉट राइट लाइन ऐसा क्यों लिखा है, इसके पीछे क्या कहानी है, इसके पीछे कहानी बहुत सिंपल सी है बेटा, इसके पीछे कहानी बहुत सिंपल सी है। सर नेक्स्ट लाइन हाँ क्या मैं बताऊं? हाँ बोलो बेटा। सर इसका यूज नई लाइन को प्रिंट करने के साथ साथ डेटा को प्रिंट करने के लिए भी किया जाता है सर। न्यू लाइन के साथ साथ आप डेटा भी प्रिंट कर सकते हैं। नहीं वो बात बेटा आपकी सही है, मतलब राइट लाइन आउटपुट देने के लिए। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि राइट लाइन का काम है आउटपुट मैसेज को प्रिंट कराना, एग्रीड। मेरा क्वेश्चन ये है कि कंसोल डॉट राइट लाइन स्ट्रिंग वैल्यू प्रिंट कराने के लिए है, स्ट्रिंग वैल्यू प्रिंट कराने के लिए अरे राइट लाइन। बाबा मैं क्या पूछ रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन नहीं समझ रहे हो आप लोग। ये तो मैं समझ गया कि राइट लाइन का काम है आउटपुट मैसेजेस को प्रिंट कराना, एग्रीड। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये कंसोल डॉट राइट लाइन ऐसा क्यों लिखा है, ऐसा क्यों लिखा है। कंसोल इज ए क्लास, राइट लाइन इज अ मेथड। अच्छा, किसी भी क्लास की जो मेथड होती है उनको कैसे कॉल करते हो आप बताओ, आपने जो पढ़ा वो मुझे बताओ। जैसे मान लो आपने कोई क्लास बनाई है ए नाम की, ठीक है, और इस क्लास में एक मेथड है, इस क्लास में एक मेथड है m1 नाम की, ठीक है। इस m1 मेथड को आप कैसे कॉल करोगे, जो आपने पढ़ा है वो मुझे बताओ।
इस क्लास की मेथड को कैसे कॉल करोगे आप? सर पहले डिफाइन करते हैं फिर उसी मेथड को कॉल कराते हैं। कैसे कैसे कैसे? इसका मतलब नहीं पता है किसी को कॉन्सेप्ट क्या है। सर जो मेथड डिफाइन किया है ना उसी से कॉल कराते हैं। अरे वो लिखे बाबा ऐसे नहीं, किसी भी क्लास की मेथड को हम लोग ऑब्जेक्ट बना के कॉल करते हैं, राइट? कैसे कॉल करते हैं? ऑब्जेक्ट बनाते हैं। भूल गए? ऑब्जेक्ट बना के कॉल करते हो। क्या लिखे थे? रेफरेंस वेरिएबल की मदद से, रेफरेंस वेरिएबल की मदद से कॉल करते हैं, राइट? यस सर। मतलब किसी भी क्लास के अंदर अगर कोई मेथड है m1 नाम की, उसको कैसे कॉल करेंगे? सबसे पहले उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और फिर हम इस रेफरेंस वेरिएबल की मदद से हम उस मेथड को क्या कर लेंगे? कॉल कर लेंगे। पर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने बोल दिया कि कंसोल क्लास है, ठीक है, मैंने मान लिया। फिर आपने बोला कि सर राइट लाइन जो है इस कंसोल क्लास की मेथड है, तो अगर राइट लाइन कंसोल क्लास की मेथड है तो सर आपने कंसोल क्लास का ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बनाया? मेरा क्वेश्चन ये है। आपने ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बनाया? मेरा क्वेश्चन ये है कि कंसोल क्लास का आपने ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बनाया? आपने कंसोल क्लास का ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बनाया? वो मैं क्वेश्चन आपसे जानना चाहता हूँ कि बिकॉज ऑल ऑफ यू हैव कंप्लीटेड योर जावा, सो व्हाई है सर ऑब्जेक्ट सर जो राइट लाइन है आपने इसी को क्या ऑब्जेक्ट बनाया है क्या सर? मैं ना ऑब्जेक्ट तो हमको अगर राइट लाइन को कॉल करना है तो ऑब्जेक्ट बना के, अगर भाई मैंने आपसे क्या बोला कि अरे बाबा रूल तो सबके लिए बराबर हो, रूल तो सबके लिए सेम होना चाहिए ना, चाहे प्री डिफाइंड हो चाहे यूजर डिफाइंड हो। उसके पीछे कहानी क्या है मैं बताता हूँ आपको, टेंशन नहीं लो आप। देखो किसी भी क्लास की मेथड अगर कोई किसी क्लास के अंदर अगर कोई मेथड स्टैटिक होती है ना, सुनो ध्यान से, किसी भी क्लास के अंदर अगर कोई मेथड स्टैटिक होती है ना तो उस मेथड को हम लोग क्लास के नाम से कॉल करते हैं a.m2। तो इसका मतलब ये हो गया कि सर कंसोल क्लास के अंदर जो ये राइट लाइन मेथड है ना वो कैसी मेथड है? कैसी मेथड है? यस स्टैटिक मेथड है। स्टैटिक मेथड को ही क्लास के नाम से कॉल किया जाता है। नॉन स्टैटिक मेथड को कैसे कॉल किया जाता है? ऑब्जेक्ट बनाने के बाद। मेरी बात समझ आई? मेरी बात समझ आई? नॉन स्टैटिक मेथड को सर ऑब्जेक्ट बनाने के बाद कॉल करते हैं और स्टैटिक मेथड को कैसे कॉल करते हैं? क्लास के नाम से कॉल करते हैं। तो जैसे कंसोल डॉट राइट लाइन लिखा है ना, तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सर कंसोल इज अ क्लास और राइट लाइन इज अ स्टैटिक मेथड ऑफ कंसोल क्लास। इसीलिए राइट लाइन मेथड को क्लास के नाम से कॉल किया गया है। राइट लाइन मेथड को किससे कॉल किया गया है? कंसोल क्लास के नाम से कॉल किया गया है। और ये कंसोल क्लास कहाँ पर डिफाइन है? सिस्टम नेम स्पेस के अंदर। अगर मैं सिस्टम हटा दूंगा तो कंसोल काम करना बंद कर देगा। चलो एक काम करते हैं, पहला प्रोग्राम हम लोग विजुअल स्टूडियो पे करते हैं, राइट ना? विजुअल स्टूडियो मैंने ओपन किया, विजुअल स्टूडियो 2019। नाउ वी हैव ओपन विजुअल स्टूडियो 2019 एंड नाउ यहाँ से हम लोग क्रिएट करेंगे प्रोजेक्ट, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। और आपको टेम्पलेट विंडो पर सर्च करना है क्या? कंसोल एप्लीकेशन डॉट नेट फ्रेमवर्क दिखाई दे रहा है? कंसोल एप्लीकेशन डॉट नेट फ्रेमवर्क। इस टेम्पलेट विंडो पर आपको कंसोल एप्लीकेशन डॉट नेट कोर वाला नहीं सर्च सिलेक्ट करना है, आपको इस कंसोल विंडो पर ये वाला कंसोल एप्लीकेशन डॉट नेट फ्रेमवर्क, राइट ना? यहाँ से नेक्स्ट, यहाँ से आपको अपने एप्लीकेशन का नाम देना है। मैंने एप्लीकेशन का नाम दे दिया कंसोल एप्लीकेशन 9 या कोई भी एप्लीकेशन का नाम दे दो यार, नो प्रॉब्लम, क्रिएट। तो आप देखना कि बाय डिफॉल्ट जानते हो आपको एक एम्प्टी क्लास मिलेगी, खाली क्लास मिलेगी जिसमें पहले से 50% कोड लिखा होगा। दिखाई दे रहा है? इसमें देखो बहुत सारे एक्स्ट्रा नेम स्पेस लगे हुए हैं, मैं बाकी सब हटा देता हूँ जिससे आपको, ये मैं हटा देता हूँ बाकी। दिखाई दिया आपको? सिस्टम लगा हुआ पहले से, क्लास टेस्ट सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, केवल हमको यहाँ क्या लिखना है? कंसोल डॉट राइट लाइन और डबल कोट के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे? राम, राइट? ये सिंगल बटन दिया हुआ है, यही से प्रोग्राम हमारा कंपाइल होगा, यही से प्रोग्राम हमारा रन होगा। क्लिक ऑन दैट, आउटपुट आ रहा है, आउटपुट आया और चला गया। तो याद करो COC कंसोल डॉट रीड लाइन। कंसोल डॉट रीड की,
कंसोल डॉट रीड की, राइट, कंसोल डॉट रीड की जस्ट लाइक ए getch, यू कैन से दैट। जैसे getch यूज करते थे सी प्लस प्लस में, टर्बो सी में, वैसे यहाँ पर हम लोग रीड की मेथड यूज करेंगे जस्ट लाइक ए getch। और देखो ये आपका आउटपुट आ गया। यस यस, यस सर, गेटिंग और नॉट? यस सर। चलो तो फिलहाल आज हम लोग ने एक फर्स्ट प्रोग्राम देखा सी शार्प का प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर देखा, और सी शार्प का प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर देखा, विजुअल स्टूडियो पे फर्स्ट प्रोग्राम देखा। बाकी फिर हम लोग